हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लिक्विड्स की और फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, है ना। और डेंसिटी और प्रेशर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से उसका वेरिएशन होता है प्रेशर का, वो हमने देखा था। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो इसमें क्या होता है कि पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ हमें देखने में लगता है कि ये इस तरीके से होना चाहिए लेकिन वो वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारे पास मान लो ये तीन टाइप के वेसल्स हैं। ठीक है, एक वेसल ये है, दूसरा वेसल इस शेप का है, ठीक है, और तीसरा वेसल इस शेप का हमने लिया। और हमने क्या किया कि तीनों में सेम हाइट तक हमने लिक्विड फिल कर दिया है। ठीक है, सेम लिक्विड है तीनों में। तो ये तीन लिक्विड है, ठीक है, और सब में ये हाइट कितना है, एच ही है। ठीक है, तो सबका हाइट सेम है लेकिन वेसल्स का शेप अलग अलग है। तो अब अगर हमें बताना है कि तीनों के केस में बॉटम पे फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो सबका हम ये जो बेस एरिया है, सब इस टाइप का कुछ बेस एरिया है। ठीक है, तो इस बेस एरिया सबको हम ए ले लेते हैं, सबका बेस एरिया सेम है। ठीक है, बाकी शेप अलग अलग है लेकिन बेस एरिया तीनों का हमने ए लिया हुआ है। तो अब अगर हमें फाइंड करना है कि बॉटम पे इस वाले पार्ट पे फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो इस लिक्विड के कारण इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना, क्योंकि वेसल्स में लिक्विड है तो लिक्विड बॉटम पे कुछ प्रेशर लगा रहा होगा और एरिया दिया हुआ है तो हम इसका फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट हमें अभी प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर एच हाइट तक लिक्विड होता है तो फोर्स कितना होगा बॉटम पे, है ना। तो पहले वाले केस में अगर हम P1 निकालते हैं तो P1 कितना होगा, अगर इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, तीनों में हमने सेम लिक्विड फिल किया, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच, है ना। और यहाँ पे भी प्रेशर P1 भी होगा और यहाँ पे भी प्रेशर P1 ही होगा, है ना, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि सब में एच हाइट तक ही है। तो जब वर्टिकल हाइट वाला प्रेशर का फॉर्मूला लिखोगे तो सब में कितना होगा, रो जी एच, है ना। एक्चुअली में यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा लेकिन अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, है ना। लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अभी हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ लिक्विड के कारण कितना फोर्स है वो हम देख रहे हैं। तो ये कितना हो गया, रो जी एच। तो तीनों के केस में हमें ये दिखाई दे रहा है कि रो जी एच होगा क्योंकि हाइट सबका सेम है और सब में सेम लिक्विड फिल किया हुआ है। ठीक है, और अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स कितना होगा, पी इंटू ए, और सबका प्रेशर कितना है, रो जी एच इंटू ए। तो तीनों लिक्विड में, तीनों केस में, है ना, तीनों वेसल्स में इसमें क्या होगा, फोर्स की वैल्यू सेम होगी, है ना। तो इन ऑल केस फोर्स इज सेम। लेकिन अभी इस फिगर को देख के हमें ये लग रहा है कि क्योंकि इसमें इस शेप का ये वेसल्स है तो इसमें ज़्यादा लिक्विड आ रहा होगा, है ना, इसमें कम लिक्विड होगा। और इसमें ये अमाउंट है तो सबसे ज़्यादा लिक्विड किस में होगा, इस वेसल में, उसके बाद इस वेसल में, उसके बाद इस वेसल में, है ना। लेकिन जब इसमें ज़्यादा लिक्विड है तो इस वाले बेस पे ज़्यादा फोर्स लगना चाहिए था, है कि नहीं। तो यही पैराडॉक्स है कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें लिक्विड ज़्यादा है तो बॉटम पे फोर्स ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं आ रहा है ना। तो इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है ना, और डेंसिटी सेम है तो मास भी किस में ज़्यादा होगा, इसी वाले पार्ट में ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो अगर हम लिखें तो सबसे ज़्यादा मास किस में होगा, M1 में, फर्स्ट वाले केस में, उसके बाद M3 में, है ना, उसके बाद M2 में, और यही रेशियो वॉल्यूम का भी होगा, V1, V3 और V2। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट केस में मास ज़्यादा है लेकिन उसमें प्रेशर तीनों के केस में ज़्यादा हो रहा है जबकि मासेस अलग अलग है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है वो चीज़ एक बार समझने का ट्राई करते हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट वाले फिगर को देखो कि ये कुछ इस शेप का है ना, और सेकंड वाला इस शेप का है, और थर्ड ऐसा है। तो अगर हम यहाँ पे, अगर इसमें लिक्विड सेम हाइट तक भरा हुआ है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो किसके कारण लग रहा होगा? इस लिक्विड के वेट के कारण, है ना। तो वो सिंपली अगर वेट कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? और इस तरफ से वॉल के कारण इस टाइप का फोर्स लग रहा होगा जो कि आपस में कैंसिल कर रहा होगा, तो इसलिए नेट फोर्स नीचे की तरफ है ना, जो कि हमें प्रेशर के फॉर्म में दिखाई देता है। इस वाले केस में देखो कि यहाँ पे वॉल पे फोर्स हमेशा कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो यहाँ पे भी हमने परपेंडिकुलर लगाया, तो इस वाले केस में भी परपेंडिकुलर लगेगा। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हमें ये दिखाई दे रहा होगा कि इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, इस वॉल के तरफ से भी सेम टाइप का फोर्स लग रहा होगा, है ना, और वो भी एंगल पे लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक हॉरिजॉन्टल इसका भी होगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका भी होगा। इस वाले केस में ब्रेक करोगे तो फोर्स कैसे लगेगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर फिर से जब कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे एक फोर्स इसका कंपोनेंट इस तरफ लगेगा और एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, है ना। तो यही जो फोर्स है, यही फोर्स एक्चुअली में क्या कर रहा है, इसके इस वेट को बैलेंस कर रहा है ना। तो यहाँ जो हमें सेम फोर्स दिखाई दे रहा है, इस बॉटम पे जो हमें सेम फोर्स दिखाई दे रहा है, वो सेम फोर्स मास अलग अलग होने के कारण भी सेम कैसे आ रहा है? तो अगर लग रहा होगा कि इसमें मासेस ज़्यादा हैं तो फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जो वेसल्स का ये शेप है, इस शेप के कारण ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स जनरेट होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट इस तरफ से भी कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ से भी देखोगे तो ये वाला पार्ट भी इधर से और एक फोर्स ऊपर से, तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है, और जो कि वेट को बैलेंस कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मास के कारण वेट हो रहा था, है ना, लिक्विड का मास के कारण जो वेट जनरेट होता है वो एक्चुअली में ज्यादा मास था तो वेट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस अपवर्ड फोर्स के कारण वो बेस बैलेंस होके कितना हो जाता है? एफ हो जाता है ना। इस केस में मास कम था तो लिक्विड नीचे की तरफ उसका वेट कम लग रहा था, लेकिन इसका एक डाउनवर्ड कंपोनेंट भी है जो कि उसमें ऐड होके फिर से फोर्स कितना कर दे रहा है? एफ कर दे रहा है, और इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है कि फर्क नहीं पड़ता कि आपका वेसल्स का शेप किस तरीके का है ना, किसी भी शेप का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें वाटर कॉलम का हाइट देखना होता है और लिक्विड कॉलम का हाइट देखना होता है कि वो किस हाइट तक है। क्लियर है? जैसे एक, अगर मान लो कि हमारे पास ये इस टाइप का एक कम्युनिकेटिंग वेसल्स है ना, तो कम्युनिकेटिंग वेसल्स किसको बोलते हैं? जो एक ही वेसल्स होता है उसमें शेप अलग अलग है लेकिन सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक इस शेप का है, दूसरा इस शेप का है, ठीक है, और तीसरा ऐसा कुछ है ना। तो ये हमारे पास ये वेसल्स हैं, है ना। तो ये कम्युनिकेटिंग वेसल है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग वेसल, कम्युनिकेटिंग वेसल्स। अब देखो अगर हम इस तरफ से इसमें लिक्विड डालेंगे तो ये लिक्विड क्या होगा, सब में जाना स्टार्ट होगा, है ना। और सब में जब जाना स्टार्ट होगा तो जब आप इसमें लिक्विड डालना बंद कर दोगे तो सब में क्या हो जाएगा, सेम हाइट तक ही लिक्विड आएगा। क्लियर कि नहीं? तो सब में क्या होता है, सेम हाइट तक लिक्विड फील होता है ना। तो किसी भी शेप का आप वेसल्स ले लो, अगर वो कम्युनिकेटिंग वेसल्स है और एक एंड से आप लिक्विड पोर करोगे तो उस लिक्विड में सेम हाइट तक लिक्विड फील होगा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि देखो अगर हम इस बॉटम वाले पार्ट पे लेते हैं, यहाँ पे इस सेम हॉरिजॉन्टल पे सब पे क्या होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए, है कि नहीं। अगर सब पे प्रेशर सेम नहीं है तो क्या होगा,
अगर सब पे बॉटम पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर प्रेशर सेम नहीं है तो फोर्स भी अलग अलग होगा इस सारे पॉइंट्स पे, और अगर इन सारे पॉइंट्स पे फोर्स अलग अलग है तो लिक्विड क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, है ना। तो अगर आपका लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में है तो इन सारे पॉइंट्स पे फोर्स सेम होना चाहिए, और इन सारे पॉइंट पे फोर्स सेम होने के लिए सबको सेम हाइट तक लिक्विड कॉलम होना पड़ेगा, है ना। तो ये हाइट जो है वो सब में क्या होगा, बेस से अगर हाइट कैलकुलेट करोगे तो सब में सेम हाइट तक लिक्विड जाना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, प्रेशर ऑन बॉटम should be same, otherwise fluid will flow, है ना। तो इस प्रेशर पे सेम होना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे या बॉटम पे सब पे प्रेशर सेम होना चाहिए, नहीं तो लिक्विड फ्लो करने लगेगा, है ना। इसलिए क्या होता है कि वाटर कॉलम हाइट और इसको फ्लूइड कर लो इन जनरल केस, वाटर कॉलम हाइट इन कम्युनिकेटिंग वेसल्स should be same irrespective of their शेप एंड साइज, है ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शेप या किस साइज का ले रहे हो, अगर सब कम्युनिकेटिंग है तो सब पे सेम हाइट तक ही क्या होगा, लिक्विड जाएगा। नहीं तो अगर वो नहीं होता है तो लिक्विड फ्लो करना लगेगा, है ना। और ये सब चीज किसके लिए वैलिड है, सिर्फ ऑन स्टैटिक कंडीशन। तो स्टैटिक कंडीशन में ये चीजें वैलिड होनी चाहिए। क्लियर है। जैसे मान लो, अगर हम एक एग्जांपल करते हैं कि मान लो हमारे पास कुछ एक इस शेप का वेसल्स है, ठीक है। एक साइड इस टाइप का कुछ कंटेनर है और ये इस टाइप से इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले पार्ट में भी ऐसा कुछ शेप है और नीचे वाले पार्ट में भी कुछ ऐसा शेप है, ठीक है। इस वाले का एरिया मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड दी फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द लिक्विड, है ना। इस पे अगर हमने एक लिक्विड डाल दिया है तो ये वॉल लिक्विड पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द लिक्विड, है ना। क्योंकि ये लिक्विड क्या है, स्टैटिक कंडीशन में, तो स्टैटिक कंडीशन में तो इसमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी, है ना। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एफ नेट यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना होगा उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। अब देखो कि इस पे फोर्स कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे लिक्विड का तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो लिक्विड का वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमने लिक्विड का वेट लिख दिया। उसके बाद यहां पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वेसल से तो ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको हम फोर्स 1 बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही यहां से ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, किसका फोर्स, एयर प्रेशर का, तो इसको हम F2 बोल रहे हैं। और देखो क्योंकि वेसल इस शेप का है तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, है ना।
और क्योंकि वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं होगा लिक्विड के, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल की तरफ होगा, है ना। वैसे ही इस तरफ भी शेप होगा। तो हमें ये नहीं पता, क्योंकि हर एक पॉइंट का शेप अलग अलग है, तो हमें ये नहीं पता कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है नेट फोर्स, या फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वॉल के कारण इस लिक्विड पे फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इसको हमने एफ वॉल बोल दिया। क्लियर है। अब सारे फोर्स को बैलेंस कर दो, क्योंकि ये लिक्विड किस में है, स्टैटिक कंडीशन में। तो नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक F2 लग रहा है और वेट लग रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा। और ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, F1 लग रहा है और वॉल का फोर्स लग रहा है। हमें यही वॉल का फोर्स निकालना है। तो एफ ऑफ वॉल क्या लिखेंगे हम, F2 प्लस W माइनस F1। F2 कितना होगा, तो F2 किसके कारण लग रहा होगा, ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें पता है, और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P0, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो F2 कितना लिखेंगे हम, P0 इंटू इस वाले एरिया को हम A2 मान लेते हैं और यहाँ पे A1 मान लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देना। तो P0 कितना हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, P0 इंटू A2 प्लस वेट कितना लगेगा, तो वेट को हम अभी वेट ही रहने देते हैं, ठीक है, माइनस F2 कितना होगा, F1 कितना होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, तो इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस रो जी एच, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमें इस वाटर कॉलम का हाइट भी दिया हुआ है h, तो h इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर है। और हमने इसमें वाटर कितना पुट किया, तो 100 kg वाटर है, ठीक है। तो वाटर का हमें वेट भी पता है, मास पता है, तो हम वेट निकाल सकते हैं। F1 कितना लिखेंगे, P0 प्लस रो जी एच इंटू E1। क्लियर है। अब सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। P0 हमें पता है, P0 कितना लिखेंगे, 10 टू द पावर 5, है ना। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ, P0 कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। A2 कितना है, 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। A1 कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। H कितना है, 1 मीटर। और वेट कितना है, 1000, है ना। तो वेट हमें मास पता था, तो हमने वेट निकाल दिया। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो आंसर निकलेगा वो कैलकुलेट करके देखना वैल्यू कितनी आती है। तो वॉल जो है कितना फोर्स लगाएगा, कैलकुलेट करो इसको। ये अप्रोक्सीमेटली 0.9 इंटू 10 टू द पावर 5 9 न्यूटन आता है ना। तो सारी वैल्यू बस पुट करना है, ये आंसर आएगा। अब देखो ये क्वांटिटी क्या रही है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब जो वॉल का फोर्स है वो किस तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। हमें नहीं पता था कि ये फोर्स किस तरफ लगने वाला है, हमने बस इसे एज्यूम कर लिया था, और एज्यूम करके हमने आंसर कैलकुलेट किया। अगर ये नेगेटिव आता तो हम बोलते कि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अभी ये पॉजिटिव आया, इसलिए फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर है। तो ये एक तरीका है देखने का कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी शेप का वेसल्स हो तो हम वहां पे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस केस में हमने वॉल के कारण कितना फोर्स निकला था वो हमने कैलकुलेट किया। सिमिलर टाइप का एग्जांपल एक और करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक इस शेप का वेसल है, ठीक है। नीचे में ये पूरा पैक है और ऊपर की तरफ यहाँ पे बीच में वाटर कॉलम लगा हुआ है, इस टाइप से कॉलम लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि लिक्विड इसमें फिल कर दिया पूरे में, ठीक है। यहाँ पे बेस एरिया इसका, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हमें दिया हुआ है
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही ये एरिया भी हमें दिया हुआ है ऊपर वाले का, है ना, इसको हम ऊपर से पैक कर देते हैं। ये हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऊपर वाले का। यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमें गिवन है, तो ये हाइट 1 मीटर दिया हुआ है और इसका हाइट भी 1 मीटर है, ठीक है। तो सारा डायमेंशन दिया हुआ है हमें। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे हम इसको पैक मान लेते हैं, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ भी नहीं होगा, है ना, यहाँ पे वैक्यूम है, तो पी नॉट को हम 0 ले रहे हैं। क्लियर है, तो ये पूरा क्लोज्ड है, यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर कुछ भी नहीं है, 0 है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमने क्या फिल किया है, वाटर फिल किया है, तो वाटर का डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी हमें दिया हुआ है 1000, ठीक है, याद होगा आपको, 1 ग्राम पर सीसी और 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये चीज कैलकुलेट है, हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, फाइंड दी फोर्स exerted by the liquid on the bottom and on the ceiling, है ना। यानी ये लिक्विड इसके बॉटम वाले पार्ट पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम F1 बोल रहे हैं। और ये इस वाले अपर सीलिंग पे भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, है ना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, F2। तो हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, F1 एंड F2 हमें फाइंड करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से वही चीज कि क्योंकि वाटर कॉलम में तो हम प्रेशर के टर्म में काम करेंगे, है ना। तो अगर आपको प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, पहले F1 कैलकुलेट करते हैं। तो F1 के लिए हमें पहले P1 निकालना पड़ेगा, है ना। तो P1 हम कितना लिखेंगे, है ना, तो P1 कितना होता है, रो जी इंटू एच, है कि नहीं। अब देखो ये रो की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वाटर, वाटर का रो इंटू जी, और इंटू एच के जगह पे क्या लिखेंगे, तो क्योंकि हम यहां पे निकाल रहे हैं तो एच हमें कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, इस ओपन सरफेस से लेके यहां तक, ठीक है। हम ये वाला हाइट नहीं लेंगे, ये जहां तक लिक्विड कॉलम है ये पूरा चीजें कैलकुलेट होगी। क्लियर है, हम ये नहीं ले रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे इसके कारण कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो चीज नहीं लेना है। वाटर कॉलम जहां तक सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक होगा हमें वो चीज कैलकुलेट करना है, तो यही प्रेशर इस सारे पॉइंट्स पे सेम होगा। क्लियर है, तो एच की जगह पे हम कितना पुट करेंगे, 1 मीटर ये वाला है और 1 मीटर ये है, तो ये 2 हो गया। तो अगर हमें F1 कैलकुलेट करना है तो F1 हम कितना लिखेंगे, F1 हो जाएगा P1 इंटू एरिया, है ना, और P1 को क्या लिखेंगे, रो जी इंटू एच इंटू एरिया कितना पुट करेंगे, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एरिया कितना है 100, और इसको हम किस में कैलकुलेट कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो 10⁻⁻⁴ से कैलकुलेट करके मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कंप्लीटली हमारा न्यूटन बन जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो गया 1000 वाटर का इंटू जी इंटू 2 हाइट इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट करो कितना रहा है, 4 ये 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। तो F1 कितना लग रहा होगा 200 न्यूटन। क्लियर है, वैसे ही जब F2 कैलकुलेट करेंगे तो F2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, P2 कैलकुलेट करना होगा उस अपर सीलिंग वाले वॉल पे, और इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो अब P2 कितना लिखेंगे, तो जब हम P2 लिखेंगे तो फिर से क्या होगा, रो जी एच इंटू ए, रो वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, एच जी हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम एच लिखेंगे तो ये एच एक्चुअली में कितना होगा, है ना। तो फिगर को देखो फिर से,
हम इस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल पे। तो हमें इस वाले पॉइंट से यहाँ से ये वाला हाइट का कॉलम लेना है। तो ये हाइट कितना है, 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये हमने 1 लिख दिया। और इसको जब हम एरिया से कैलकुलेट करेंगे तो एरिया देखो कितना होगा, ये टोटल एरिया कितना है, 100, है ना। बॉटम का जो एरिया वही एरिया इसका भी होगा, लेकिन ये वाला एरिया इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 99, है ना। तो क्या लिख देंगे, 100 - 1 इंटू 10⁻⁻⁴ वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 99 न्यूटन। क्लियर है। तो ये हमने दोनों चीजें कैलकुलेट की कि अपर सीलिंग पे कितना फोर्स लग रहा है और लोअर वाले पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर है। अब देखो कि अगर कोई ये पूछता है कि ये बताओ कि अगर हम इसी चीज को, क्योंकि लिक्विड क्या है, स्टैटिक कंडीशन में, तो इसी चीज को हम क्या कर सकते थे, न्यूटन लॉ से भी कर सकते थे, है ना। लिक्विड स्टैटिक कंडीशन पे तो टोटल फोर्स कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो एक बार टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि ये चेक करते हैं कि ये एक्चुअली में सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो देखो अगर हम लिक्विड के बारे में देखें तो लिक्विड पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। ये अगर हमारा लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, ठीक है। तो लिक्विड का हम वेट निकाल सकते हैं कि नहीं, तो वेट कितना होगा, देखो वेट कितना होगा, क्या लिखेंगे, वेट का फॉर्मूला मास इंटू जी, और मास की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रो इंटू वी इंटू जी। क्लियर है। रो कितना लिखेंगे, 1000 इंटू इस वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वाटर इसमें कितना है, तो टोटल वाटर एक तो इस कंटेनर में और उसके अलावा कुछ पार्ट यहाँ पे भी है ना। तो हम उस टोटल वाटर का वेट लिख रहे हैं। तो टोटल वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, तो इस वाले पार्ट का वॉल्यूम हमें पता है कितना होगा, 1000 बेस एरिया इंटू हाइट। तो इस 100 को पहले हमने 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर लिया, और इंटू हाइट 1, है ना, और प्लस इस वाले वाटर कॉलम का हाइट कितना हो जाएगा, बेस एरिया हमें पता है तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू हाइट हमें 1 दिया हुआ है, और इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सॉल्व करो कितना आएगा, 100 + 1 = 101 न्यूटन। तो इसके वेट के कारण नीचे में कितना फोर्स लग रहा है, 101 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्लियर है। अब देखो कि अगर हम ऊपर की तरफ फोर्स कैलकुलेट करें तो टोटल फोर्स कितना होगा। तो ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, तो नीचे जो वाला जो वॉल था वो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा रहा था, F1 फोर्स लगा रहा था, याद करो। और ये सीलिंग के कारण नीचे कितना फोर्स लग रहा था, F2 फोर्स लग रहा था, है ना। तो अगर हम अपवर्ड फोर्स कैलकुलेट करें तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है हमारे पास, F1 के इक्वल, और F1 हमने कितना निकाला था, 200 न्यूटन। और वैसे ही टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, डाउनवर्ड फोर्स में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है और वेट लग रहा है। F2 हमारे पास कितना था, 99, और वेट कितना आया था, 101। तो टोटल देखो कितना आ रहा है, अभी भी 200, यानी टोटल अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल है। क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे उस तरीके से भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, और या नहीं तो हमारे पास प्रेशर वाला फॉर्मूला है ही, प्रेशर से हम चीज़ों को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पे क्या क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। तो टोटल फोर्स अभी भी कितना है यहाँ पे, एफ नेट कितना लग रहा है, तो एफ नेट अभी भी कितना है, 0 है ना। तो टोटल फोर्स यहाँ पे अभी भी कंप्लीटली 0 वर्क कर रहा है, सॉरी 0 फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि लिक्विड क्या है, स्टैटिक कंडीशन में।
क्लियर है? तो स्टैटिक कंडीशन में हमेशा क्या होता है, टोटल फोर्स 0 लगता है ना? अब इसी क्वेश्चन में ये सोचो कि अगर हम उस वाटर कॉलम में, ये जो हमारे पास फिगर था, इसी को फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक हमने लिक्विड ऑलरेडी भर के रखा हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर 1 मीटर कॉलम वाटर और इसमें इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हमने डाला, 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर लेंथ में हमने वाटर और फिल कर दिया। पहले ये 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक था, हमने 1 मीटर हाइट पे और वाटर इसमें पोर कर दिया, और इस कॉलम को हमने 1 मीटर लेंथ से और फिल कर दिया। तो अब ये बताओ कि इस वाटर का वेट कितना होगा जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो ये एक्स्ट्रा वेट कितना होगा, है ना? तो अगर हम इसको ये लिखें, वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर कितना हो जाएगा, डेंसिटी हमें पता है 1000 इंटू वॉल्यूम कितना होगा, 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू बेस एरिया इंटू हाइट और इंटू जी। तो टोटल वेट कितना हो गया, 1 न्यूटन, है कि नहीं? तो हमने यहाँ पे एक्चुअली में क्या किया कि 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे एक्चुअली में अप्लाई किया है, नहीं है? वेट को अगर हमने फोर्स में कैलकुलेट किया, न्यूटन में कैलकुलेट किया, तो टोटल वेट हमारे पास कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा वेट यहाँ पे 1 न्यूटन का आ रहा है। यानी अगर हम इसी चीज को अगर हम यहाँ पे इस वाटर कॉलम में, ये जो वाटर कॉलम था, अगर हम एक 1 मीटर 1 मीटर लेंथ का वाटर नहीं फिल करके हम अगर इसी जगह पे एक पिस्टन लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, और इस पिस्टन से यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों चीजें सेम होता कि नहीं, है ना? अभी भी सब कुछ हमारा यहाँ पे सेम है, बस हमने इस केस में 1 मीटर वाटर कॉलम ऐड किया, और इसको हटा के अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते तो दोनों चीजें सेम होता, क्योंकि इसके कारण फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, 1 न्यूटन का। तो ये दोनों केसेस सेम है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कि इस वाले पॉइंट पे बॉटम पे फोर्स कितना लग रहा होगा, अब जब हमने 1 न्यूटन फोर्स ऐड किया तो, है ना? तो अब देखो फिर से यहाँ पे अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो बॉटम पे फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन बॉटम कितना लिखेंगे, रो जी एच, रो कितना है 1000, जी 10, और हाइट अब कितना लिखेंगे, तो यहां से हाइट जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 3 मीटर। तो फोर्स कितना होगा, रो जी एच इंटू एरिया से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो 3 हाइट हो गया और इंटू बेस एरिया 100 था और 10⁻⁻⁴, है ना? तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल कितना हो गया 300 न्यूटन, है ना? तो यहां पे देखो कि हमने इस वाले फिगर में ऊपर में अगर 1 मीटर का वाटर कॉलम ऐड करते हैं या 1 न्यूटन का फोर्स ऊपर में अप्लाई करते हैं तो बॉटम में कितना फोर्स जनरेट होता है, 300 न्यूटन का, नहीं है? तो 1 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर में डालने से बॉटम पे 300 का एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा है कि नहीं? तो यहां पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि फोर्स एक्चुअली में मल्टीप्लाइड हो जा रहा है ना? हमने यहां पे फोर्स अप्लाई किया तो यही सारा फोर्स इस बॉटम पे हर एक जगह पे इंक्रीज हो रहा है ना? तो फोर्स यहां पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, फोर्स मल्टीप्लाइड, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि हमने बस थोड़ा सा चेंज किया तो उसके बेसिस पे हमारे पास फोर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है। हमने सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो हमें यहाँ पे 300 न्यूटन फोर्स जनरेट होकर मिल रहा है कि नहीं? जबकि पहले कितना था, 200 न्यूटन था। तो ये चीज हमें, इसी प्रॉपर्टी को हम आगे यूज करते हैं, है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वगैरह कैलकुलेट करने में, है ना? वहां पे जो हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह होता है जहां पे हम कम प्रेशर लगा के बहुत हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, है ना? तो उसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं।
तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे, जहां पे हमें एक छोटे से जगह पे कम फोर्स लगा के उस फोर्स को हम इंक्रीज करके कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस देखो और शीट में जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ट्राई करो। फिर हम नेक्स्ट क्लास से इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और फिर इसी प्रेशर वाले पार्ट को और कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ डिफरेंट सिचुएशन में यूज होता है वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलते हैं। ओके, बाय।